तो आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। और प्यारे साथियों, मेरा नाम है राजकमल आर्य। जैसा कि आपने टैली की 2 कक्षा देखी होगी। एक में मैंने समझाया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करें, दूसरे में मैंने डीआर और सीआर का रूल समझाया था। अब देखो, ग्रुप में दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो टूल्स होता है या उसकी सुविधा होती है, जिसके कारण हम टैली का बेस कहा जाए, आधार कहा जाए, तो ग्रुप्स होगा। ग्रुप से क्या होता है? तो ग्रुप से क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम व्यापार करते हैं तो उसमें एक मालिक होता है। वह किसी वस्तु को खरीदता है, उस वस्तु को बेचता है। उस व्यापार को शुरू करने के लिए बहुत सारी संपत्ति खरीदनी पड़ती है, कूलर, एसी, फ्रिज, रूम, कमरा खरीदना पड़ता है, दुकान खरीदनी पड़ती है, उसका खर्चा देना पड़ता है, चाय इत्यादि का भी खर्चा लगता है। तो इन सबको टैली ने क्या किया, अलग-अलग ग्रुप में विभाजित कर दिया है। अर्थात ये समझ लो कि एक व्यापार को चलाने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी चीज़ों के लिए टैली ने क्या किया कि अलग-अलग ग्रुप सेलेक्ट कर दिया कि आप ये चीज़ जो है इस ग्रुप में जाएँगी। तो हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहला जो ग्रुप है वो कहते हैं कैपिटल ग्रुप। वैसे देखो, ग्रुप इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में या कह दो कि पहला अभ्यास है, पहला चैप्टर है टैली का, जिसमें मैं आपको बहुत ही छोटी और सटीक जानकारी दूँगा। एक होता है कैपिटल ग्रुप। कैपिटल ग्रुप के अंतर्गत क्या होता है, इसमें पूंजीपति की पहचान होती है। जैसे आपने कोई व्यापार शुरू किया, तो भाई उस व्यापार को जब आप शुरू करोगे तो उसमें 10 लाख रुपए फँसाओगे या 20 लाख रुपए फँसाओगे या जितना भी आपको फँसाना है, तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए कि ये 20 लाख रुपए जो फँसा रहा है, कौन फँसा रहा है? तो भाई ये बात ज़ाहिर-सी है कि कौन फँसाएगा? जो व्यापार शुरू करना चाहता मालिक फँसाएगा। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो कैपिटल ग्रुप उसमें सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो ग्रुप है वो है फिक्स्ड ग्रुप। फिक्स्ड ग्रुप क्या होता है? फिक्स्ड ग्रुप में क्या होता है, जब भी हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार को शुरू करने के लिए संपत्ति की जरूरत तो पड़ती है। इसमें क्या होता है, स्थायी संपत्ति जो बहुत लंबे समय तक रहती है हमारे पास और जिसे हम बाद में बेचते हैं तो पैसा भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक कार का शोरूम खोल रहे हैं, वो तो व्यापार हो गया आपका। तो आपने उस कार में जो पैसा खर्च किया 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए क्या हुआ? कैपिटल में आएगा, क्योंकि आपने 1 करोड़ खर्च किया, मालिक की पहचान है। लेकिन अब उसमें आपने 20-40 चेयर मंगाई, 20-25 कंप्यूटर मंगाए और से फ़ोन्स मंगाए। ये सारे के सारे जो कूलर, पंखा, एसी वहाँ जो भी आप शोरूम में लगाएँगे, किसमें आएगा? ये फिक्स्ड ग्रुप में बाँटना पड़ेगा। अर्थात जो भी आपकी स्थायी संपत्ति है, जो जल्दी खराब नहीं होती, बहुत लंबे समय तक रखी रहती है, वो सारा का सारा फिक्स्ड ग्रुप के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है यहाँ फर्नीचर, कुर्सी, पंखा इत्यादि। अब तीसरा जो ग्रुप है बैंक अकाउंट, ठीक है? क्या होता है, जब कोई व्यक्ति व्यापार आजकल शुरू करता है तो बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन होता है ना, बैंक के माध्यम से होता है। बैंक में पैसा आता भी है, बैंक से पैसा जाता भी है। किसी व्यक्ति ने चेक चेक के माध्यम से पैसा दिया या हमने किसी को चेक के माध्यम से या बैंक के माध्यम से पैसा दिया, फ़ोन पे किया, जो भी, तो उसका जो ग्रुप दिया जाता है, बैंक अकाउंट दिया जाता है। क्यों? ताकि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रहे कि बैंक से कितना आवक और कितना जावक हुआ है। अब यहाँ पर जो चौथा है हमारे पास, यहाँ पर जो अकाउंट दिया हुआ है, अकाउंट, अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ जो ये परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, हम जो भी माल खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कार शोरूम खोला है, तो वहाँ पर जो भी कूलर, पंखा, एसी आएगा, वो तो आएगा सारा का सारा किसमें? फिक्स्ड ग्रुप में, वो भी एक वस्तु है। लेकिन कार शोरूम में हम जब कार खरीदेंगे, अब चाहे वो नकद खरीदें या धन देकर खरीदें, उसका अकाउंट क्या देंगे हम? उसका अकाउंट देंगे हम, परचेस अकाउंट देंगे, ठीक है? जो भी व्यापार शुरू करते हैं, तो जो भी हम माल खरीदने और बेचने, व्यापार के उद्देश्य से, तो उसके लिए हम परचेस अकाउंट देंगे। आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर राम ने 20 अलमारी खरीदी। ये अलमारी तो खरीदी, लेकिन अपने ऑफ़िस में यूज़ नहीं कर रहा है। ये उस अलमारी को बेचेगा ताकि हमें प्रॉफ़िट हो। इससे क्या पता चला? इसका अकाउंट जो जाएगा परचेस अकाउंट में जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो है, वो है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, परचेज शब्द से ही पता चलता है कि हम परचेज कर रहे हैं और सेल से पता चलता है कि जो भी वस्तु हम बेचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कार शोरूम है, भाई आप कार खरीद भी तो रहे हो, कार को बेचोगे नहीं क्या? जब बेचोगे तो उधार भी बेचोगे, कुछ चीज़ों का नगद पैसा भी मिलेगा, तो उसका क्या आएगा? सेल अकाउंट आएगा। मतलब जो भी उसकी एंट्रियाँ होंगी सेल अकाउंट के अंतर्गत होगा।
फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से तात्पर्य उस खर्चे से होता है जो आपकी वस्तु की कीमत नहीं बढ़ाती। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, उसे आपको बेचना है, लेकिन आपकी जो शॉप है उसमें फोन का बिल भी आ रहा है। आप वहां पर चाय और पानी पी रहे हो, उसका भी पैसा आ रहा है। आपके दोस्त यार आ गए, उनके खर्चा करवा रहे हो, उसका भी पैसा आ गया। तो क्या ये सारे का सारा जो खर्चा है भाई, आप किस में जोड़ोगे? क्या आप फोन चार्ज में, जो फोन आप बिजनेस करने के लिए लाए हुए हो, क्या उसमें जोड़ के उसकी कीमत बढ़ा दोगे कि 10,000 का मोबाइल है तो नहीं, 5,000 रुपए हमारा खर्चा हुआ, हम इसमें जोड़ के भाई 15,000 का बेच दिए ना? ऐसा नहीं करना। तो उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये जितना भी होता है खर्चा, जैसे आपने मान लीजिए दीवार पुट्टी करवाया, दीवार को छपवाया, एक नई खिड़की लगाई, वहां साज सज्जा में जो भी खर्चा आया वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या करना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत ये सारी की सारी चीज, सैलरी भी आ जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? आप व्यापार को चलाने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो इसी में तो होगा। लेकिन ये स्थायी संपत्ति नहीं है। क्यों? चाय कॉफी हमेशा चलने वाली नहीं है, तो खत्म हो जानी है। फोन बिल भी हमेशा चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर फोन होता ऑफिस यूज के लिए, तब हम फिक्स्ड अकाउंट में जाते। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सी गलती हो गई तो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस के मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई वस्तु बनाते हैं अपनी कंपनी में, उसे हम बेचना चाहते हैं, तो हम अपनी जो वस्तु है उसमें भाई लेबर चार्ज भी जुड़ता है। उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वो भी जुड़ता है। उस वस्तु में ट्रांसपोर्ट का खर्चा जुड़ता है। वो सारी की सारी कीमत को हम जोड़ते हैं और फिर हम अपनी उस वस्तु में जोड़कर उस सारा पैसा उसी से वसूल लेते हैं। उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, व्यापार से संबंधित वह खर्चे जो वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं, तो उसका खाता इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। आप दिल्ली से मान लीजिए एक मोबाइल लेके आ रहे हो, वहां पर 5,000, लेकिन आपका 2,000 रुपए जो खर्चा लगा, तो आप 5 या 2 करके 7,000 कर दोगे, फिर उसे बेचोगे 8,000। तो ये क्यों आपने 7,000 करना पड़ा भाई? उसकी कीमत 8,000 क्यों करनी पड़ी? क्योंकि 1,000 रुपए तो आपको बेनिफिट चाहिए, लेकिन जो 2,000 रुपए आपका खर्चा लगा उधर से इधर तक आने में जाने में, उसको कौन जोड़ेगा? इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण वस्तु कीमत बढ़ गई। लेकिन आप बीच में चाय पीते, कॉफी पीते, बीड़ी सिगरेट पीते, इधर उधर घूमते, उसका किराया थोड़ी ना जोड़ोगे आप इसमें। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको समझ में आ गया होगा। अब सन्ड्री डेबिटर की बात समझते हैं कि सन्ड्री डेबिटर क्या कहलाता है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें कोई वस्तु मिलती है, जो भी चीज हमें मिले उसे डीआर कहते हैं, और जब भी कोई वस्तु जाए उसे सीआर कहते हैं। ठीक है, तो डीआर सीआर ये व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जिसे हमने उधार माल बेचा, उसका खाता हम सन्ड्री डेबिटर देते हैं। जब आप कोई व्यापार करते हैं तो आप भाई उधार माल बेचते भी हो तो हो और खरीदते भी हो। तो जो हमें उधार माल बेचता है, जिसे हमने उधार माल बेचा, मतलब किसी ने हमसे उधार माल खरीदा, और जब किसी ने उधार माल हमसे खरीदा तो उसके पास माल गया, तो उसका होगा सन्ड्री डेबिटर होगा अकाउंट। इसी प्रकार सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, जिसने हमने उधार माल खरीदा, जिससे हमने उधार माल खरीदा, तो उसका खाता हम सन्ड्री क्रेडिटर देंगे। यहाँ पर क्रेडिटर है, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्रेडिटर होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने किसी से उधार माल खरीदा, उसके पास से तो गया ना, उसने हमें उधार बेचा। जब उसने हमें उधार माल बेचा तो क्या हो गया? उसके पास से पैसा गया, सॉरी माल गया। अब माल गया तो क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर होगा। अर्थात जिस जिस जो हमसे उधार खरीदेगा तो उसे सन्ड्री डेबिटर, और जिससे हम उधार खरीदेंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर। क्योंकि जिससे उधार माल जिसके पास से जाता है दूसरे के पास, सन्ड्री क्रेडिटर, और जिसके पास उधार माल आता है सन्ड्री डेबिटर होगा। आपको आसानी से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वाउचर और बुक्स के बारे में पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में, क्योंकि आपका ये मैटर बड़ा हो जाएगा, और वीडियो जब ज्यादा बड़ी हो जाती है तो भाई लोग देखते नहीं हैं। लेकिन एक बात कह रहा हूँ भाई, जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो भेजना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ ना। तो मैं कोई एडवांस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, और ना मैं अंग्रेजी के ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये चीज समझना चाहिए। तीसरी जो क्लास होगी हमारी, वो बुक्स के बारे में होगा। डीआर सीआर आपने जाना, और आपने जाना भी अकाउंट्स। ठीक है, जो ग्रुप के अंतर्गत आते हैं।
और इसके बाद आता है हमारे बुक्स। देखो यदि आप बुक्स नहीं समझोगे ना, इन तीनों में एक भी चीज आप नहीं समझोगे भाई मेरे, मैं गारंटी बता रहा हूँ आप कभी टैली नहीं सीख पाओगे यूट्यूब से। आपको पैसे देकर दूसरी जगह सीखना पड़ेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ यदि आप मेरे से जुड़े रहे ना, वीडियो को अच्छे से देखते रहे मेरे भाई, आप पक्का वीडियो अच्छे से देखोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।